बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारी फिज़िक्स PHY 101 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 30 है। उसकी जो लास्ट जो डेट है सबमिट की वो है 16 मई है। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली एक बार आप तमाम इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट करेक्ट भी बनाएंगे और आपने अगर इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल नहीं किया होगा तो आपके करेक्ट असाइनमेंट के भी आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार सारे इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। अब सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ, और काइंडली एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई भी पेपर में इस तरह का सवाल आता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से उनको सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज़ ट्रू और रॉन्ग टू से दैट, कह रहे ये सही है या गलत है कहना कि अ बॉल विद लैंड और एट द सेम टाइम इफ यू ड्रॉप इट स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर और इफ यू थ्रो इट आउट हॉरिजॉन्टली। फिर अगर एक बॉल को आप सेम टाइम एक वक्त पे ड्रॉप करें सीधा टॉप टावर से लेकर हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करें आउट हॉरिजॉन्टली, तो क्या वो लैंड करेगी सेम टाइम के ऊपर? ये सही है कि नहीं? एदर यस और नो, कह रहे बताइए यस है या नहीं है। उसको एक्सप्लेन करें सॉलिड रीजंस के साथ। अगर एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आपने उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, तो सिंपली यहाँ सवाल हम पूछेगा कि बताइए कि सही है या गलत है कि अगर एक बॉल को हम सेम टाइम के अंदर ऊपर से फेंकेंगे स्ट्रेट डाउन सीधा टावर से, थ्रो इट आउट हॉरिजॉन्टली में, तो हमें बताइए कि वो जो है स्ट्रेट आएगी कि नहीं। इसको हमने यस और नो में बताना है और एक्सप्लेन करना है सॉलिड रीजन। सिंपली चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन की तरफ। यह है हमारा सॉल्यूशन। हमने यहाँ मेंशन क्या किया है कि हमने आगे रीजंस भी दिए हैं। सबसे हमने कहा नो इट्स नॉट ट्रू टू से दैट अ बॉल विल लैंड एट द सेम टाइम whether it is dropped straight down from the top of a tower or thrown out horizontally। 2 बार लिख दिया। अच्छा, सिंपली मैंने यहाँ पर कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक बॉल को फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बिल्कुल भी हॉरिजेंटली मतलब स्ट्रेट नीचे नहीं आएगी। क्यों? आगे हम कह रहे हैं द बॉल विल एक्चुअली लैंड एट डिफरेंट टाइम्स इन दीज 2 सिनेरियोज। कह रहे हैं कि जो बॉल जो होगी वो एक्चुअली लैंड करेगी डिफरेंट टाइम्स के अंदर। उसके जो है 2 सिनेरियोज बनते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मैंने अगर बॉल को स्ट्रेट आप ऊपर से गिराएंगे टॉप ऑफ टावर से, तो क्या होगा? इट फॉल्स वर्टिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो वो जो गिरेगी वो वर्टिकली गिरेगी। क्यों? उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटी जैसे वो जो है वर्टिकली गिरेगी, ना कि हॉरिजॉन्टली। फिर आगे हमने कहा द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द फोर्स ग्रेविटी। जो उस वक्त से उसके ऊपर जो फोर्स जो ताकत अप्लाई हो रही होगी बॉल के ऊपर, वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब सिर्फ ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है और कोई भी फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। विच कॉजेज इट्स टू एक्सिलरेट डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो उसको एक्सिलरेट करेगी कहाँ? नीचे की तरफ। मतलब नीचे की तरफ जब आप ऊपर से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ग्रेविटी है, वो उसको बिल्कुल नीचे की तरफ फोर्स जो है उसको लेके चाहिए डाउनवर्ड्स की तरफ। द बॉल विल कंटिन्यू टू एक्सिलरेट अंटिल इट रीचेज द ग्राउंड। कहते बॉल जो है कंटिन्यू तौर पे एक्सिलरेट होती जाएगी, ग्रेविटी के ऊपर अप्लाई होती रहेगी जब तक वो जाके नीचे आपकी जो पॉइंट है नीचे फर्श पे ग्राउंड पे, तब तक वो जाके स्टे नहीं कर जाती, रुक नहीं जाती, वहां पहुंच नहीं जाती। एंड इट विल टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू डू सो। तो ये तमाम प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो आगे पढ़ते हमने कहा और द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ बॉल इज थ्रोन आउट हॉरिजॉन्टली। अगर दूसरे हैंड से देखा जाए, अगर बॉल को हम हॉरिजॉन्टली तौर पे अगर फेंके, दूसरा जिसने उन्होंने हमें बताया था कि या तो सेम टाइम में अब आएगी या हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो जाएगी कि नहीं। तो हम कह रहे हैं अगर दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए, अगर बॉल को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, इट विल हैव बोथ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। तो उसके ऊपर क्या होगा? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन अप्लाई होगा, दोनों होंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल स्टिल एक्ट ऑन द बॉल, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो फिर भी बॉल के ऊपर अप्लाई होगी।
कॉजिंग इट टू एक्सिलरेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वो उसको एक्सिलरेट करेगी, उसको फोर्स करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड जाने के लिए। जो है फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई होगी वो है ग्रेविटी। हाउएवर जबकि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन विल कॉज द बॉल टू मूव एज इट फॉल्स। तो जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन होगा वो बॉल को कास्ट करेगा, मतलब उसको फोर्स करेगा, उसको मूव फॉरवर्ड करने के लिए फॉल्स करने की कोशिश करेगा। जिसका मतलब है दैट्स द बॉल विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर इट लैंड्स। तो इसका मतलब है कि बॉल थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी उसके लैंड करने से, उसके बिल्कुल जमीन पे पहुंचने से पहले। सो दैट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशंस ऑफ द बॉल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर देखा जाए तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मोशंस हैं वो बॉल के इंडिपेंडेंट है दोनों के। द वर्टिकल मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे का जो प्रोसेस होगा वो अफेक्ट हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, जबकि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है वो अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी, मतलब उसका कोई ग्रेविटी से ताल्लुक नहीं है। हॉरिजॉन्टल जो मोशन उसकी आ रही है वो, व्हाइल द हॉरिजॉन्टल मोशन इज अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी अनलेस देयर आर अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट सच एज एयर रेजिस्टेंट। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल उसको जाने में उसकी जो है ग्रेविटी का कोई हाथ नहीं है, हत्ता कि उसके ऊपर कुछ और फोर्सेस उस पे अप्लाई हो रही हैं जिनकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल भी है, सच एज जिसमें एक देखा जाए तो एयर रेजिस्टेंस भी है। द बॉल विल नॉट लैंड एट द सेम टाइम वेदर इट इज ड्रॉप स्ट्रेट डाउन और थ्रोन आउट हॉरिजॉन्टली ड्यू टू एडिशनल मोशन इन लेटर केस। तो बॉल जो है वो लैंड पे एक जैसे टाइम पे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगी, चाहे उसको आप स्ट्रेट डाउन भेजो या थ्रो आउट हॉरिजॉन्टली भेजोगे, तो उसका जो मोशन है एडिशनल मोशन लेटर केस है, मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत यानी फर्क आएगा। अब मिसाल पर देखें, आप एक बॉल को टॉप से, जो हमारा सवाल था आपको मैं दोबारा एक बार गाइड करता हूँ, हमने जवाब दिया कि अगर आप बॉल को ऊपर से डायरेक्ट नीचे फेंकेंगे स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, आपने ऊपर से आप खड़े में, आप टावर पे खड़े में आपने बॉल पकड़ स्ट्रेट छोड़ दिया आपने सीधा, तो सीधा नीचे आएगी, ठीक है, तो उसका टाइम अलग होगा। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली आप थोड़ा उसको ना आप उसको पुश करते हैं राइट साइड की तरफ, आप उसको स्ट्रेट नहीं फेंक दिए, आप उसको हॉरिजॉन्टली आप फेंक दिया, आपने बॉल ऐसी सीधी पकड़ी और आपने उसको राइट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ आपने इसको फेंक दिया, तो उसकी आपने जो उस वक्त वो फेंकी वो आपको हवा का जो एयर रेजिस्टेंस है ना, हवा की जो फोर्स है वो उसको उस तरफ लेकर जा रही है, लेकिन फिर भी बॉल के ऊपर जो अप्लाई ग्रेविटी वो आएगी नीचे। यानी कि ये नहीं है कि आसमान में एक साइड पे किसी राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ जाती रहेगी, लेकिन उस पर ग्रेविटी अप्लाई होगी, वो नीचे ही जाके लगी, लेकिन वो आप क्या है कि वो हवा क्या तो उसको एक साइड की तरफ लेके जा रही है, लेकिन लैंड उसने नीचे ही करना है। तो ये हो गया हमारे पर हमारा जवाब आ गया नो, बिल्कुल भी स्ट्रेट और एक टाइम पे नहीं आएंगी, दोनों में हमने जो शुरू में ही बोला था, हमने कहा दोनों में फर्क है। अगर आप स्ट्रेट रहेंगे तो उसमें ग्रेविटी में, और साइड जब जाएगी उस पर एयर अप्लाई होगी तो वो हॉरिजॉन्टल की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके क्वेश्चन 1 के आंसर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट करें एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ कार्स एवरेज वेलोसिटी बाय यूजिंग द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहे हैं हमारे पास 2 कारें हैं एक्स और वाई, एक पीछे है और एक आगे है, इन दोनों कंपोनेंट्स की हमने कार्स की जो एवरेज वेलोसिटी वो फाइंड करनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये देखें डेल्टा एक्स लगाए, फर्स्ट कार का जो है वो है 5.0 मीटर, मतलब उससे डिस्टेंस है, और वाई जो इसका एक्सिस बन रहा है जो टॉप टू यानी कि ऊपर से कितनी नीचे है वो है 4.0 मीटर। ये इसका डिस्टेंस और हाइट वगैरह मैं नाप लिया है, टाइम उन्होंने दिया 3.0 सेकेंड्स। ये हमारे पास डेटा आ गया और हमने एक्स और वाई दोनों कार्स की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डेटा पहले पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आगे हमने लिखा है कि टू कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द कार एवरेज वेलोसिटी वी कैन यूज द फार्मूला। तो सबसे पहले हमने फार्मूला जो क्या करना है, बी एक्स मतलब एक जो एक्स हमारी जो वैल्यू थी, एक्स हमारी जो बैक वाली कार थी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टी हो गया, और जो ऊपर वाली जो हमारी कार थी वो थी वी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई टी। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब सिंपली अच्छा मैंने ये खुद इसको यहाँ पर किया है,
सेंटर में किया है ताकि आपको ना क्लियरली यहाँ पर सेंटर में हो, क्योंकि वीडियो होती है किनारे पे आपको सही समझ नहीं आता, तो सेंटराइज किया हुआ मैंने, वरना आपने इसको साइड पे प्रॉपर करके लिखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डेटा उसके अंदर पुट कर देना। ठीक है, हमने सबसे पहले हमारे पास क्या था, डेटा एक्स ऊपर दिया हुआ था हमारे पास 5.0 मीटर दिया था और डेटा वाई था 4.0 मीटर। आगे टाइम था, टी मतलब टाइम, तो हमने कहा डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो चेंज होगा, चेंज इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमारा जो टोटल जो टाइम ऊपर हमारे को दिया था टेकिन का जो दिया था वो था 3.0 सेकेंड, तो हमने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये डेटा हमारे को ऊपर मेंशन तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Vx निकालते हैं। तो हमने कहा कैलकुलेट करने के लिए x जो कंपोनेंट है, एवरेज वेलोसिटी जो x कंपोनेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, Vx इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाई टी, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। डेल्टा x हमारे को पता था वो क्या था 5.0 मीटर और टाइम क्या था 3.0 सेकेंड। तो सिंपली इसको हमने आपस में डिवाइड करके तो Vx हमारे पास आ गया, क्या आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी जो है एवरेज वेलोसिटी है वो है x कंपोनेंट की। अब नीचे बढ़ते हैं y कंपोनेंट की तरफ। y कंपोनेंट का भी हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। डेल्टा वाई हमारे को पता था वो क्या था 4.0 में m और डिवाइड बाई टी, टाइम क्या था 3.0 सेकेंड। इसको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारी, सॉरी x कंपोनेंट नहीं है, ये है हमारा y कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी। सिंपली हमने नीचे मेंशन करते हैं देयरफॉर द x कंपोनेंट्स ऑफ द कार्स वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा कि जो x वेलोसिटी का जो है, इसको मैं अलग लाइन में करता हूँ, वो है 1.67 मीटर पर सेकेंड, जबकि जो y कंपोनेंट की जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो है 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं ये एक बार रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक बॉडी है वो मूविंग कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बॉडी मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो वाइल वीरिंग टू द राइट, मतलब एक राइट साइड की तरफ वो वीर कर रही है, मतलब घूम रही है। इट कीप्स मूविंग एट द सेम स्पीड। अच्छा, वो एक राइट साइड की तरफ घूम रही है लेकिन उसकी स्पीड जो है फिर भी सेम है। तो कह रहा है एज देयर फोर्स इन्वॉल्व इन दिस केस और नॉट। कह रहे वो स्टेयर, मतलब यानी कि आपने उसने एक गाड़ी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो राइट साइड की तरफ, मतलब आप समझ ले बहुत बड़ा टर्न है, राइट साइड टर्न ले रही है और सेम स्पीड से वो फिर भी जा रही है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको क्या लगता है, इस केस के अंदर फोर्स कोई दूसरी अप्लाई हो रही है कि नहीं, आप ही बताएं। एदर यस और नो, आप बताएं कि कोई और फोर्स के ऊपर, गाड़ी के ऊपर अप्लाई हो रही है कि नहीं। एक्सप्लेन करें एक सॉलिड रीजंस के साथ कि उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो किस वजह से नहीं हो रही है, ये बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। मैं दोबारा बल्कि क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक गाड़ी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, सीधा स्ट्रेट जा रही है। फिर एक मिसाल के तौर पर टर्न आ गया राइट, उसने राइट टर्न लिया है और फिर भी वो सेम स्पीड से ही जा रही है। अब केवल राइट साइड के टर्न लेते हुए भी सेम स्पीड जा रही है, उसके ऊपर कोई और फोर्स टाइम पे अप्लाई तो नहीं हो रही, कोई और फोर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है कि नहीं, ये पता है। अगर हो रही है तो रीजंस पता है, नहीं हो रही है तब भी हमारे को रीजन एक्सप्लेन कीजिए। तो अब सिंपली चलते हैं अपने हम आंसर की तरफ। तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर सिंपली मेंशन किया यस, उसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कौन सी हो रही है अभी हम बताते हैं। अच्छा, ये हमारा पूरा आंसर इसमें आ गया। अच्छा, हमने कहा यस हो रही है। देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाइल वेयरिंग टू राइट। कि एक कांस्टेंट स्पीड से जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स इन्वॉल्व होती है, उसको राइट वेयरिंग जो कर रही है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है इन ऑर्डर टू चेंज इट्स डायरेक्शन। क्यों, क्या करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या, स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग आप जब टर्न कर रहे हैं एक फोर्स अप्लाई कर, अपनी हैंड से भी आप उसको जब पुश कर रहे हैं एक अप्लाई हो रही है ना फोर्स ना, तब जाके वो तिरछी हो रही है ना, मुड़ रही है, वहां तो वो स्ट्रेट जाती रहेगी।
तो हमने कहा कि उसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, द बॉडी मस्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ इट इज फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो सेंटर कर्व पाथ के थ्रू हो रही है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए जो अप्लाई हो रही है वो फोर्स हो रही है। द फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। आगे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कह रहे अगर एक मोशन, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेम स्पीड से मोशन के अंदर है, उसके बाद स्पीड अप्लाई हो रही है और वो सेम डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक उसकी जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब सिंपली आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, जैसे हमारे ऊपर हमारे को एक क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, उसके डायरेक्शन भी सेम है और उसकी स्पीड भी सेम है, तो वो जाता ही रहेगा अनलेस तब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। हम एक और मतलब फोर्स अप्लाई करें तब जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इन दिस केस, इस केस के अंदर सिंस द बॉडी इज वेयरिंग टू राइट, मतलब बॉडी जो है मूव कर रही है राइट डायरेक्शन की तरफ, सीधा जाने के बाद वो राइट डायरेक्शन में मुड़ रही है, इट मीन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिडायरेक्टिंग इन मोशन। तो इसका मतलब साफ है कि उसके ऊपर एक अलग फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से वो अपनी जो है डायरेक्शन को, मोशन को चेंज कर रही है। ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स required to keep the body moving in curved path is provided by a combination of factor। कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायर करती है बॉडी को मूविंग में कर्व पाथ के अंदर, प्रोवाइड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको एक डायरेक्शन के लिए, मतलब कर्व पाथ, मतलब आपको टर्न लेने के लिए, कर्व जो पाथ होता है टर्न लेने के लिए आपको अप्लाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इफ द बॉडी इज अ व्हीकल, अगर आपकी बॉडी एक व्हीकल है, द फ्रिक्शन बिटवीन इट टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके टायर और आपके रोड के दरमियान जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप उसको फ्रिक्शन जो होती है, आप उसको घूम रहे हैं ना, आप एक खड़े तो नहीं, आप उसको बाकायदा से आप उस रोड पे चल रहे हैं, तो उस फोर्स को जो फ्रिक्शन जो प्रोवाइड होगी उसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड जो कर दी है वो कहती है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व पार्ट allowing the vehicle to turn while maintaining its speed। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो सेंटर जो कर्व पाथ पे अप्लाई होती है और व्हीकल को मदद करती है कि वो जब मुड़े भी तो उसकी स्पीड जो है मेंटेन रहे, एक ही रहे। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किस तरीके से आपका आया है। तो सिंपली बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि अ मैन इज होल्डिंग अ सूटकेस एज शोन इन द फिगर। कह रहे आपको नीचे फिगर में भी दिख रहा है कि एक बंदे ने एक सूटकेस को पकड़ा हुआ है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है फिगर कैलकुलेट करनी है हमारे को। फिगर में हमारे को कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको हमने कैलकुलेट करना है और बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सूटकेस की, डायरेक्शन ऑफ सूटकेस एक्सेलरेशन की क्या है। मतलब हमें इस सूटकेस का मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन ऑफ सूटकेस की जो एक्सेलरेशन है वो बतानी है। सिंपली हमारे पास फोर्स दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है और उसके ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वही बताया है। हमें क्या फाइंड करना है, ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, उसका मास क्या है और उस पर ग्रेविटी कितनी अप्लाई हो रही है, ये तमाम हमारे को मेंशन है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन ऑफ सूटकेस की एक्सेलरेशन बतानी है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो हमारा जो आंसर नंबर 4 का सॉल्यूशन है, इसको भी एक काम करता हूँ मैं सेंटराइज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पूरी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डायरेक्शन के साथ, ये हो गया सेंटर। कंट्रोल ई से सेंटर हुआ है, ये चीज़ आप भी करना चाहे कर सकते हैं। यह गया हमारा आंसर नंबर 4। हमने कहा कि कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द सूटकेस एक्सेलरेशन वी नीड टू कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हमने कंसिडर करना है कौन सी फोर्सेस के ऊपर जो है एक्ट हो रही है। सबसे हमने कहा बाबा जो डेटा दिया हुआ है वो हमने मेंशन किया है, वो क्या है, एफ है, फोर्स दी गई है जो उस पर अप्लाई है 168 न्यूटन।
168 आपके एन आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। जो उसका मास जो है सूटकेस का जो वजन है वो है 17 किलोग्राम है। और उस पर जो सूटकेस के ऊपर जो वेट है, जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, वेट ऑफ द सूटकेस ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अप्लाई होने के बाद जो उसका वेट है वो है 166.6। ये इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। तो सिंपली चलते हम आगे अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने बताया कि सिंस द मैन इज होल्डिंग अ सूटकेस, तो मैन जो है आदमी ने, किसी ने उसको सूटकेस को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो अप्लाइड फोर्स इज अपोजिंग फॉर द फोर्स ग्रेविटी। तो एक अप्लाइड फोर्स है वो अपोज कर रही है ग्रेविटी को। देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सूटकेस इज गिवन बाय, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जो फोर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है वो ये है। नेट फोर्स निकालेंगे, हमारा क्या फॉर्मूला, फोर्स माइनस कर देंगे ग्रेविटी की जो हमारा जो वेट है उसको। प्लगिंग द वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अच्छा, प्लगिंग को छोड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हमारे पास में रखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, हम वैल्यूज अब पुट करें। नेट फोर्स हमारे निकालने के लिए हमारे पास जो एफ था, फोर्स जो हमारे पास अप्लाई होती वो थी 168। तो एम जी हमारे पास क्या था 166.6। इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो आ गई 1.4 N। अब सिंपली आगे पढ़ते हैं, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। हमने कहा नाउ वी कैन यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सीलरेशन। कह रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ जैसे कि कहता है कि जो भी मोशन स्टेट में कोई फोर्स होती है वो एक्ट हो रही थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका मास, इसका जो मास होता है उसके इक्वल होता है। फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होती है उसका मास उसके इक्वल होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं। तो सिंपली इसका क्या होगा, नेट फोर्स जो हमारी है उसके अंदर m को मल्टीप्लाई कर दें एक्सेलरेशन से। a हमारे यहाँ पर क्या है, रीअरेंजिंग द ऑपरेशन वी कैन सॉल्व फॉर एक्सेलरेशन a। तो a को हम अरेंज करें, फॉर्मूला जो हमारा था, नेट फोर्स हमारे पास गिवन है, मास भी हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन नहीं है। तो a को हम उस तरफ ले गए हैं, नेट फोर्स को इस तरफ लेकर आ गए। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। नेट फोर्स ए यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड, सॉरी m मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा नेट फोर्स से। तो नेट फोर्स से डिवाइड क्या हो रहा है, m हो रहा है। फिर हम सिंपली यहाँ पर करते हैं अपनी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे a को फाइंड करने के लिए, जो हमारे को ऊपर दिया गया था, एक्सीलरेटर हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, सिंपली वैल्यूज पुट की हैं। नेट फोर्स हमारे पास क्या थी 1.4 N, मास हमारे पास क्या था 17 kg। तो सिंपली हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास a आ गया। एक्सीलरेशन जो हमारी थी वो थी 0.0824 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें नीचे मेंशन कर दिया, जो हमारी जो मैग्नीट्यूड है, जो सूटकेस हमें मैग्नीट्यूड का था, सूटकेस एक्सीलरेशन जो है वो है 0.824 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऊपर लिखा है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। अब हमने क्या करना है, इसको मैं आगे कर लेता हूँ। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करना है डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सिंस अप्लाइड फोर्स एफ इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो अप्लाइड फोर्स हो रही है, देखिए हमने पुश उठाया हुआ है ना सूटकेस को, जो देखिए नीचे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ग्रेविटी है, एम जी जो है वो ग्रेविटी है, और फोर्स जो अप्लाई हो रही है एफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। एफ ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिटिव फोर्स हैं। विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो नेट फोर्स होगी, जो टोटल जो हमारी नेट फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वो कहलाएगी बोथ फोर्स को, मतलब उस डायरेक्शन को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो दिखा रही है। तो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द सूटकेस एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन इन विच द पुलिंग इज शोन इन द फिंगर। तो हमारा जो डायरेक्शन होगी सूटकेस की एक्सेलरेशन की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी होगी जैसे कि जो है मैन जो है पुल कर रहा है, सॉरी मैन जो पुल कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर, मतलब अप वाली है ना, अपर की तरफ उठाया हुआ है। तो हमारी जो फिर डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की क्या होगी, वो अप की तरफ होगी, जैसे कि पुल कर रहा है, हमारे को यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है। ये देख रहे हैं एफ जो ऊपर अप्लाई हो रही है यू। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे, आपको जो है आंसर आपको क्लियर हो गया कि तमाम आपकी असाइनमेंट क्लियर होगी, किस तरह से आपने सॉल्व करनी है और आपके कॉन्सेप्ट बन गए होंगे। तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।